वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अपठित काव्यांश, यानी जो पहले नहीं पढ़ा हुआ वो काव्यांश करेंगे। काव्यांश किसे कहते हैं? किसी कविता का अंश। तो इसको करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे काव्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए, फिर उसका भावार्थ समझना चाहिए और इसके प्रश्नों को करने के लिए इसमें दिए गए विकल्पों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और सटीक उत्तर ही लिखने चाहिए, यानी बढ़ा चढ़ा कर आंसर नहीं लिखने चाहिए। जितना पूछा जाए उतने ही आंसर लिखने चाहिए और शीर्षक का चुनाव भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए, यानी कविता का मूल भाव, यानी कविता में किसके बारे में बात की जा रही है वही लिखेंगे। यदि कविता में पर्वतों के बारे में, शिक्षा के बारे में, खेलकूद के बारे में, खान पान के बारे में, राजनीति पर, धार्मिक चर्चा हो रही है, तो हम उससे रिलेटेड ही शीर्षक को लिखेंगे, तभी हम सही शीर्षक लिख पाएंगे। कई बच्चे तो शीर्षक का अर्थ ही नहीं समझते। शीर्षक यानी टॉपिक, यानी इस कविता का टॉपिक क्या है वो आपसे पूछा जाता है, तो सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब हम सब मिलकर कई काव्यांशों का अभ्यास करेंगे ताकि आपके लिए काव्यांशों के उत्तर लिखना हो जाए बाएं हाथ का खेल और आप पाए परीक्षा में अधिकतम अंक। सबसे पहले हम लेते हैं ये काव्यांश। पहला काव्यांश क्या है? फूल खिले हैं देख इन्हें मन, मेरा है खिल जाता, यहाँ गुलाब चमेली गेंदा, वहाँ कमल मुस्काता, मत तोड़ो ये फूल मनोहर, गंध सभी को देते, सबके मन को हर्षित करते, कुछ न किसी से लेते, ये देते हैं गंध सभी को, तुम ऐसा कर जाओ, भला दूसरों का हो जाए, तुम भी सुख यश पाओ। तो ये हमारा काव्यांश है। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? फूलों के बारे में। कवि हमें क्या कह रहे हैं? कवि हमें फूलों के समान जीवन व्यतीत करने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस प्रकार से फूल का जीवन होता है, ठीक उसी प्रकार से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। जिस प्रकार फूल अपनी सुगंध से सबके मन को प्रसन्न कर देता है, हर्षित कर देता है, हमें भी जगत में अपने कर्मों की सुगंध फैलानी चाहिए और दूसरों का भला करना चाहिए। अब इस काव्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। पहला प्रश्न है, बाग में कौन कौन से फूल खिले हैं? हमें काव्यांश में से ही आंसर लेने हैं, यानी अपने मन से नहीं लिखना है, जो इसमें लिखा गया है वही लिखेंगे। बाग में कौन कौन से फूल खिले हैं, ये आपसे प्रश्न किया गया है, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ से ही लिखेंगे। बाग में कौन कौन से नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखोगे? बाग में गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल के फूल खिले हुए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कवि क्या नहीं करने के लिए कह रहे हैं? कवि हमें सुंदर फूलों को तोड़ने के लिए मना कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं हमें सुंदर फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो हम अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे? कवि हमें फूल तोड़ने के लिए मना कर रहे हैं। अगला है, कवि क्या कर जाने के लिए कहते हैं? इसका आंसर हम यहाँ से लेते हैं, तुम ऐसा कर जाओ, भला दूसरों का हो जाए, तुम भी सुख यश पाओ। कवि हमें भलाई के काम करने के लिए कह रहे हैं ताकि हमारा यश बढ़े और हम जीवन में सुखी हो जाएं। तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे? कवि हमें भलाई के काम करते हुए जीवन यापन करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फूल और गंध के दो पर्यायवाची लिखो। फूल के दो पर्यायवाची क्या होते हैं? पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। तो आप इनमें से दो लिख सकते हैं। अगला लेते हैं। फूल का पर्यायवाची हो गया। नेक्स्ट क्या है? गंध का। गंध का क्या पर्यायवाची है? सुगंध, सौरभ। तो ये हमारे हो गए फूल और गंध के पर्यायवाची।
भला, सुख और यश शब्दों के विलोम शब्द लिखो। हमें इनके विलोम बताने हैं। भला का क्या होगा? बुरा। सुख का क्या होगा अपोजिट? दुख। और यश का क्या होता है? अपयश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रस्तुत काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखो। शीर्षक यानी टॉपिक। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम फूलों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इसका शीर्षक लिख सकते हैं फूल खिलते हैं या फूलों सा जीवन। तो आप इस प्रकार से इस काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अब हम अगला लेते हैं। अगला क्या है? हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन हरे खेत पोखर, झूलती चली मैं झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में यानी वसंत के मौसम में चलने वाली हवा का वर्णन हो रहा है। बसंती हवा के बारे में बताया जा रहा है। ये हवा बहुत ही आनंददायक होती है और तन मन में स्फूर्ति पैदा करने वाली होती है। अब इस पद्यांश में दिए गए प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पद्यांश में कैसी हवा का वर्णन किया गया है? कैसी हवा का वर्णन किया गया है? बसंती हवा का। तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे? पद्यांश में बसंती हवा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का स्वभाव कैसा है? बावली हूँ मस्त मौला हूँ। तो आप कैसे लिखेंगे? हवा का स्वभाव मस्त मौला है और वह पागलपन से भरी हुई है। या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, हवा बावली और मस्त मौला स्वभाव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हवा ने अपनी कौन कौन सी विशेषता बताई है? कौन कौन सी विशेषता बताई है? कि वो बावले स्वभाव की है, मस्त मौला है, निडर है और मुसाफिर की भांति इधर उधर घूमती रहती है। अब हम इसको कैसे फ्रेम करेंगे? हम लिखेंगे हवा मस्त मौला और बावले स्वभाव की है, वह निडर है और मुसाफिर के भांति इधर उधर जहां मन चाहे वहां घूमती है। अब तीसरा प्रश्न लेते हैं, हवा कहाँ कहाँ घूमती है? हम अपने मन से नहीं लिखेंगे, जो हमारे काव्यांश में लिखा गया है उसको देखकर ही हमें लिखना है। हवा कहाँ कहाँ घूमती है? हवा शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत, निर्जन, हरे खेत और पोखर में घूमती है। अगला क्वेश्चन है, हवा ने अपनी कौन कौन सी विशेषता बताई? हवा बावले और मस्त मौला स्वभाव की है, वह निडर है और मुसाफिर की भांति जहां चाहे वहां घूमती है। अगला क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन हमारा, हवा, पोखर और नदी के दो दो पर्यायवाची लिखो। कैसे बताएंगे? हवा के दो पर्यायवाची क्या होंगे? वायु, पवन, समीर। आपको सिर्फ दो लिखने हैं। अगला है पोखर। पोखर का क्या होगा? सर, सरोवर, ताल, तालाब। अगला लेते हैं नदी। नदी के पर्यायवाची क्या होते हैं? तटिनी, सरिता, सलीला। तो इनमें से आपको सिर्फ दो ही लिखने हैं। अगला लेते हैं निडर, अनोखी और शहर शब्दों के विलोम लिखिए। निडर का क्या होगा? डरपोक। अनोखी का साधारण और शहर का गांव। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखो। क्या होगा इसका? किसके बारे में बताया गया है? वसंती हवा के बारे में। तो हम इसका क्या लिखेंगे? टॉपिक वसंती हवा। तो इस प्रकार से पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए
और उसके भावार्थ को भी भली भांति समझते हुए हमें प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में लिखने चाहिए, ज्यों का त्यों नहीं लिखना चाहिए। यानी पद्यांश की भाषा में नहीं लिखना चाहिए, हमें उसे सरल भाषा में कन्वर्ट करना होता है और उसे सटीक रूप में लिखना होता है। यानी जितना पूछा जाए उतना ही आंसर करना चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर नहीं करना चाहिए। अब हम अगला लेते हैं। अगला क्या है? मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि वो घमंड से भरकर अपने घर की मुंडेर पे खड़े थे। उन्हें घमंड था कि उन्होंने कितनी ख्याति प्राप्त कर ली है। तभी एक अचानक से उनकी आंखों में तिनका गिर गया और वो बेचैन हो उठे। लोग कपड़े की मूठ बनाकर उनकी आंख पर देने लगे। इस प्रकार से उनका घमंड चूर चूर हो गया। तो ये इसका भावार्थ है। यदि हम काव्यांश का भावार्थ भली भांति समझ लेते हैं तो काव्यांश के प्रश्नों का उत्तर करना हो जाता है बहुत ही आसान। अब सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? लेखक कहाँ पर खड़ा था? आप लिख सकते हैं लेखक घर की मुंडेर पे खड़े थे या घर के छज्जे पे खड़े थे। मुंडेर यानी छज्जा, तो आप अर्थ भी लिख सकते हैं या मुंडेर भी लिख सकते हैं। लेखक कहाँ पर खड़ा था तो कहाँ को हटा देंगे, क्या लिखेंगे? लेखक घर की मुंडेर पर खड़े थे या घर के छज्जे पर खड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेखक की आंखों में क्या गिर गया? तो हम क्या लिखेंगे? लेखक की आंखों में क्या को हटा के क्या लिखेंगे? एक तिनका। लेखक की आंखों में एक तिनका गिर गया था। अगला लेते हैं। अगला क्या है? लेखक क्यों बेचैन हो गया? लेखक की आंखों में अचानक से एक तिनका गिर गया जिससे उन्हें भारी पीड़ा हुई और वो बेचैन हो उठे। अगला लेते हैं। उपरोक्त पद्यांश से आपको क्या सीख मिलती है? आप क्या लिखेंगे इसका? उपरोक्त पद्यांश से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी प्रसिद्धि और ख्याति को प्राप्त करने के बाद घमंड नहीं करना चाहिए। अगला लेते हैं। आंख और पांचवा प्रश्न क्या है आपका? आंख और कपड़ा के दो दो पर्यायवाची लिखो। तो आप क्या लिखेंगे? आंख का नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, अक्षी, कुछ भी लिख सकते हैं। इनमें से आपको सिर्फ दो लिखने हैं। अगला लेते हैं। कपड़ा। कपड़ा के क्या पर्यायवाची होते हैं? पट, चीर, वसन, वस्त्र। तो आपको सिर्फ दो लिखने हैं। अगला लेते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है? बेचैन और एक शब्दों के विलोम लिखो। क्या है बेचैन का? चैन। और एक का क्या होगा विलोम? अनेक। अगला लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रस्तुत काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखो। क्या है इसका शीर्षक? एक तिनका। क्या है? एक तिनका। तो इस प्रकार से यदि आप पद्यांश का भावार्थ समझ लेंगे तो आपके लिए प्रश्नों के उत्तर करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल। अब हम अगला लेते हैं। अगला क्या है? पल को मत व्यर्थ समझ लेना, जीवन का पल पल सोना है, कब बीता समय लौट पाता, इसका न एक पल खोना है, जो पल को नहीं संभाल सका उसके घंटे दिन उड़ जाते, मंजिल की ओर बढ़े पग भी बरबस पीछे को मुड़ जाते, जो मोल नहीं पल का समझा वह आगे कभी न बढ़ता है, जो सदुपयोग करता पल का वह उच्च शिखर पर चढ़ता है। यानी हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और हमें कभी भी व्यर्थ बैठकर समय नहीं गंवाना चाहिए। यही इस पद्यांश का भावार्थ है। पहले आपको पद्यांश का भावार्थ भली भांति समझना है, उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है और सरल भाषा में उत्तर को लिखना चाहिए, ज्यों का त्यों नहीं उतार देना चाहिए। पहला प्रश्न है,
जीवन के हर पल को कवि किसके समान बताया है? किसके समान बताया है कवि ने? सोना। जीवन आप कैसे लिखेंगे? जीवन के हर पल को कवि ने, किसके नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? जीवन के हर पल को कवि ने सोने के समान बताया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है? मंजिल की ओर बढ़ते हुए किसके पैर पीछे की ओर मुड़ जाते हैं? जो लोग आलसी होते हैं और अपने समय का सदुपयोग नहीं करते, उनके पैर मंजिल के ओर बढ़ते हुए भी पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। उन्नति के शिखर पर कौन चढ़ता है? क्या लिखेंगे? उन्नति के शिखर पर वही लोग चढ़ते हैं जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है? उपरोक्त पद्यांश से आपको क्या सीख मिलती है? इस पद्यांश से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं। 5वां प्रश्न है, सोना और दिन के दो दो पर्यायवाची लिखो। सोना का क्या होगा? कंचन, हेम, स्वर्ण। और दिन का क्या होगा? वासर, दिवस और वार। अगला लेते हैं। छठा क्या है? उच्च और सदुपयोग शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो उच्च का क्या होगा? निम्न। और सदुपयोग का क्या होगा? दुरुपयोग। अगला लेते हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या है? उपरोक्त काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखो। यानी जो सही है वही शीर्षक लिखना है। तो आप इसका क्या लिखेंगे? किसके बारे में बात हो रही है? समय के बारे में। तो आप लिख सकते हैं समय का सदुपयोग, या समय का महत्व, या समय की कीमत। इसमें से कोई भी शीर्षक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप कविता का भावार्थ समझ लेंगे तो आपके लिए प्रश्नों के उत्तर लिखना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। अब हम अगला लेते हैं। अगला क्या है? मधुमक्खी कण कण कर फूलों से जो मधु ले आती है, केवल वह ही नहीं उसे तो सारी दुनिया खाती है। हरे वृक्ष पत्तों से पत्त को छायादार बनाते हैं, उनके नीचे बैठ सभी ही अपनी थकान मिटाते हैं। सहकर कष्ट दूसरों को सुख पहुंचाना है काम बड़ा, जो ऐसा करते हैं उनका ही होता है नाम बड़ा। तो कवि यहाँ पे मधुमक्खी और वृक्ष का उदाहरण देते हुए हमें परोपकारी जीवन जीने की शिक्षा दे रहे हैं। इस पद्यांश का ये भावार्थ है। यदि आप भावार्थ भली भांति समझ जाते हैं तो प्रश्नों के उत्तर लिखना हो जाता है आपके लिए बाएं हाथ का खेल। अब हम लिखते हैं इनके उत्तर। पहला प्रश्न क्या है? मधुमक्खी शहद कहाँ से लाती है? उसका क्या होता है? मधुमक्खी कहाँ से लाती है? फूलों से। तो क्या लिखेंगे? मधुमक्खी शहद फूलों से लाती है, उसका क्या होता है? उसको सारी दुनिया खाती है क्योंकि वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। अगला लेते हैं। वृक्षों से हमें क्या लाभ है? वृक्षों के पत्ते सड़क को छायादार बनाते हैं। वृक्ष हमें लकड़ी, फल, फूल और ऑक्सीजन देते हैं। अगला लेते हैं। किसका नाम बड़ा होता है? जो व्यक्ति कष्ट सहकर दूसरों को सुख पहुंचाता है, उसका जग में नाम बड़ा होता है, यानी वह प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, उसकी ख्याति चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन हम इतना विस्तार से नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे जो कष्ट सहकर दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, उनका ही नाम बड़ा होता है। अगला लेते हैं। उपरोक्त पद्यांश से आपको क्या सीख मिलती है? तो हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त पद्यांश से हमें यह सीख मिलती है कि हमें परोपकारी जीवन व्यतीत करना चाहिए, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं भलाई के काम करते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। अब 5वां प्रश्न क्या है? कष्ट, वृक्ष और दुनिया के दो दो पर्यायवाची लिखो। कष्ट का क्या होगा? तकलीफ, पीड़ा। और वृक्ष का क्या होगा? पादप, तरु, पेड़। और दुनिया का क्या होगा? जग, जगत, विश्व, संसार। तो ये पर्यायवाची हो गए। अब हम अगला लेते हैं। बड़ा और सुख दो शब्दों के विलोम लिखो। बड़ा का क्या होगा विलोम? छोटा। और सुख का क्या होगा? दुख।
अगला लेते हैं, प्रस्तुत काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखो। यानी इसका टॉपिक क्या होना चाहिए? हम लिखेंगे परोपकारी जीवन, वृक्ष और मधुमक्खी का जीवन। तो इस प्रकार से आप काव्यांश को भली भांति पढ़कर उसका भावार्थ समझें और उसके उत्तर सरल भाषा में लिखेंगे तो आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे काव्यांश के उत्तर लिखना आपके लिए हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और आपको किन किन टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।